सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आप लोगों का साहब का होमवर्क चेक हो चुका है। नोट्स क्यों बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, इसकी बात अपन कर चुके हैं अभी आपसे। लास्ट क्लास में हम टाइम पीरियड किसी भी चार्ज को उठा के अगर फेंक देंगे एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये भी हम देख चुके हैं। अगर यहाँ पर हमने तीन चीज़ें देखी थी, एक चीज़ और अगर मैं बता दूँ यहाँ पर दिख गई है तो काम बता ही देते हैं। फ्रीक्वेंसी समझते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वन अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आपने याद कर लिया था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है। तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख लीजिए फटाफट और इसको ख़त्म कीजिए। कुछ कुछ थ्योरी की बातें और लिखा दी जाएंगे इसमें। वो नोट्स दे दिए ना मैंने। फटाफट अगली हेडिंग लिखी जाए, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज in uniform magnetic field at acute or obtuse angle, at acute or obtuse angle। मेरी नज़र तुम सभी पे है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, बात ऐसी है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि तुमने मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया था। जब मैग्नेटिक फील्ड में तुमने किसी भी चार्ज को फेंका था तो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स था। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ये बता चुका हूँ ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर होता है कि नहीं बताया? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, अपन ने चार्ज को फेंका था तो चार्ज पे एक फोर्स लग रहा था जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके उसको घुमा दे रहा था। जहाँ से हमने रेडियस निकाल ली थी, रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी आई थी, जिसको आप मोमेंटम की टर्म्स में पी अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी वगैरह सारी चीज़ें देख ली थी। इससे आगे की कहानी अब अपन शुरू कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। अब अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा बता चुका हूँ कि उसको सर्कुलर पाथ पर ले जाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा, इसको मैं बोल दूंगा v परपेंडिकुलर। और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा v कॉस थीटा, इसको बोल दूंगा v पैरेलल। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, क्या v कॉस थीटा जो b के अलोंग है इसकी वजह से इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? क्योंकि तुमको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला था वो फोर्स था क्यू वी क्रॉस। एक चार्ज है, इसका चार्ज क्यू है, मास m है, इसको हमने फेंक रखा है। अगर v और b के बीच का एंगल जीरो है तो उस केस में फोर्स जीरो रहेगा। मतलब v कॉस थीटा और v कॉस थीटा इस चार्ज पर कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पर फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? v साइन थीटा। समझ में आया? अगर v साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर है तो इसका फोर्स लग कैसे रहा होगा, इसको अपन राइट हैंड थंब रूल a क्रॉस b की हेल्प से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो v साइन थीटा इधर है और b इधर है, तो हमने इनको क्रॉस कर लिया तो फोर्स किधर आया? इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड फोर्स है। एक वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है, एक वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जा रही है।
लेकिन जो फोर्स है वो किधर है, इनवर्ड। अब इसको 3D में समझने की कोशिश करते हैं। ये वेलोसिटी का ऊपर वाला कंपोनेंट है, आगे वाले कंपोनेंट को भूल जाते हैं। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, आया ना, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ है। तो हमने किया V क्रॉस B, फोर्स इधर आया, फिर थोड़ा और ऊपर गया होगा, फिर हमने V क्रॉस B किया होगा, फिर और इधर आया होगा, अगेन V क्रॉस B। तो जो फोर्स है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आता रहेगा और ये सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूमता रहेगा। क्या आप इस वाई जेड प्लेन में इस चीज को समझ पाए? ऐसे कितने लोगों जिनको ये बात नहीं समझ में आई कि आखिर मोशन कैसे करेगा? अच्छा, उल्टा पूछते हैं, कितने लोगों के समझ में आ गई? मतलब बहुत लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आई, ऐसे कितने हैं? हाँ, जिनको नहीं है हाथ खड़े करो। तो पहली बार में बोलने में क्या हो रहा था? बिना शर्माए बात करनी है ना यार, शादी के लिए अंगूठी पहनाने थोड़ी जा रहा है, उस दिन शर्माना है, आज नहीं शर्माना, ठीक है? तो एक बात ऐसी है कि तुझे इस बात में कोई डाउट है कि जब हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन में देखा था उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या तुम चारों को? नहीं, लास्ट क्लास वाले में तो कोई डाउट नहीं है, तो इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तुम ऐसे देख लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो V क्रॉस B करूंगा तो फोर्स इधर ही तो आएगा, फोर्स इधर आएगा, तो जिधर फोर्स है उसी प्लेन में ही घूमेगा। वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, वेलोसिटी और फोर्स जिस प्लेन में होंगे पार्टिकल उसी प्लेन में घूमेगा। तो ये इससे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ गया बात? जिस प्लेन में वेलोसिटी है, जिस प्लेन में फोर्स है, उसी प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है। अच्छा, अपन ने V cos थीटा को भी भूल गए थे, तो अपन को ये समझ में आया कि ये घूमेगा, ये तो पक्की बात है, ये ऐसे घूमेगा। इतना चमक गया। लेकिन क्या V cos थीटा इसको आगे लेके नहीं जाएगा? बिल्कुल लेके जाएगा। इसका मतलब ये घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। ये बड़ी मजेदार चीज हो गई, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और ऐसे ऐसे आगे भी जा रहा है। समझ गई बात? जैसे जब बुलेट फायर की जाती है तो वैसे ही जाती है, वैसे घूम भी रही है और ऐसे आगे भी जा रही है। जैसे अगर आप राइफल के अंदर देखेंगे तो राइफल का बैरल होता है, बैरल के अंदर ग्रूव होता है, इसी तरीके का। ये जो पाथ है जिसमें ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, इस पाथ को कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं? हेलिक्स। और इस पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री, इस ट्रेजेक्ट्री को हेलिक्स बोलते हैं। मतलब ये पक्की बात है कि हर बार ये रेडियस कितनी है, r, और इसको आगे कौन लेके जा रहा है? इतना समझ में आ गया? ठीक। अब बात करते हैं कि रेडियस कितनी रही होगी। तो रेडियस तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला था, mv अपॉन क्यू भी था कि नहीं था? जो v था वो कौन सा कंपोनेंट था? जो b के परपेंडिकुलर। तो b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर कौन सा है? v साइन थीटा, तो हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। पहली बात समझ में आ गई? तुमने रेडियस के अलावा और क्या देखा था यहाँ पे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड था 2πm अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड क्या रेडियस पे डिपेंड कर रहा था? नहीं, टाइम पीरियड का रेडियस से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका स्पीड पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी स्पीड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है नहीं, टाइम पीरियड अभी भी कितना है, कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। फिर तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि ये कुछ आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, तो ये एक चक्कर में जितना भी आगे गया इसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। तो इसमें एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है जिसको बोलते हैं पिच। पिच का मतलब होता है, अच्छा, पिच एक ऐसा शब्द है जो फिजिक्स में अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है अलग अलग तरीके से। पिच का इस्तेमाल तुमने और कहाँ सुना है? वॉइसेस में, साउंड में, है ना? तो ये एक और जगह तुमने पिच सुना है, क्रिकेट में। ये जो पिच है, पिच का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज along magnetic field
इन वन रोटेशन, एक रोटेशन जब ये पूरा कर लेगा उतनी देर में कितना आगे चला, वो है इसकी पिच। तो अगर मुझे पिच की कैलकुलेशन करनी हो तो पिच की कैलकुलेशन में क्या लिख दूंगा मैं, सिंपल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, इसको आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा या v sin थीटा? शाबाश, तो ये हो गया v पैरेलल कंपोनेंट। और टाइम एक चक्कर का होगा तो पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा v cos थीटा, और टाइम पीरियड में बच्चे क्या लिख देंगे, 2πm/qb। समझ में आ गई पिच? है तो कोई डाउट? हाँ हाँ, बोल बोल बोल। हाँ, तो इस राइट हैंड से क्या निकालना चाह रहे हैं आप? अच्छा, कर लिया, चलो। तो तुमने ये देखा कि अगर इसको हेलिकल पाथ पे जाना है तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेलिकल पाथ पे जाने के लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री तो नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो कभी भी हेलिकल पाथ पर नहीं जाएगा। 90 के अलावा है तो हमेशा किस पे जाएगा, हेलिकल पाथ। ठीक है जी। क्या जीरो जब एंगल होगा तब हेलिकल पाथ पे जाएगा? नहीं, जीरो पे कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है जी, आप सकते हैं आप। चलिए आगे का डिस्कशन बढ़ाया जाए। बच्चों ने लिख लिया है? देखिए, एक टर्म है जिसको लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, सुनिए ना, सुनना शुरू करते हैं। क्या हो गया बेटा? सही है। लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब ऐसा है कि जब एक ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तो उस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा। जो नेट फोर्स होगा उसी को लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो इसको ऐसा लिख दो, when electric and magnetic field both are present, then net force on the charge is called Lorentz force. When electric and magnetic field both are present, then the net force on the charge is called क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। का छुए नहीं तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूंगा, दोनों ही हैं, तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, बस इतना सा है, बात खत्म। दोनों को एक साथ लिख दिया। ये वाला था, ये इसको क्या बोलेंगे, पहले वाले को ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। आपकी एनसीईआरटी में और क्या क्या दिया गया है? साइक्लोट्रॉन तो आपके सिलेबस से हटा दिया है ना? साइक्लोट्रॉन जानते हैं? नहीं जानते? कैसे? हाँ। अगर आप लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चिल। साइक्लोट्रॉन सिलेबस में था पहले एनसीईआरटी में, अब उसको सिलेबस से हटा दिया है, तो अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन उसको पढ़ने में। एक दो पॉइंट मैंने मैग्नेटिक फील्ड में लिखा दिए थे क्या, कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वी जीरो होगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं, लिख लीजिए। Magnetic force is always perpendicular to both velocity and magnetic field. Magnetic force is always perpendicular
magnetic force is always perpendicular to both magnetic force is always perpendicular to both velocity and magnetic field. Both velocity and magnetic field. ठीक है, next point. A charged particle at rest. A charged particle at rest in steady magnetic field. A charged particle at rest in steady magnetic field does not experience any force. Does not experience any force. ठीक है, next. वर्क डन बाई अच्छा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पार्टिकल रेस्ट पे है तो वी जीरो तो कोई फोर्स नहीं, एफ इज इक्वल टू क्यू, वी क्रॉस भी है, वी ही जीरो हो जाएगा तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाई वर्क डन बाई फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. वर्क डन बाई फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. वर्क डन बाई फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड in motion of a charge, in motion of a charged particle, in motion of a charged particle is always zero. तुम समझे? मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा कितना होता है? क्यों? अब रीजन बताओ, जल्दी बोलो. क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री. लिख लो ब्रैकेट में, ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री. एंगल 90 है तो वर्क डन जीरो होता ही है, बताने की जरूरत आपको नहीं है. क्या अच्छे क्वेश्चंस करना चाहेंगे या अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करना चाहेंगे? अच्छे क्वेश्चन करना चाहेंगे? सुनाई दे गया मुझे अच्छे क्वेश्चंस. लिखिए क्वेश्चन. If a charged particle is projected, हाँ क्वेश्चन है, if a charged particle is projected in gravity free space, if charged particle is projected in gravity free space, then in which of the following cases, net force on the charged particle will be zero? ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं. पहला ऑप्शन है ई बी जीरो, बी बी जीरो. दूसरा ऑप्शन है इज नॉन जीरो, इज जीरो. तीसरा ऑप्शन है ई इज नॉन जीरो, बी इज ऑल्सो नॉन जीरो. एंड चौथा ऑप्शन है ई इज जीरो बट बी इज नॉन जीरो. हालांकि ये जितने भी लाइन लिखी हैं सारी गलत लिखी हैं. वेक्टर के सामने जब भी इक्वलिटी ने इक्वलिटी लगाएंगे तो जीरो के ऊपर वेक्टर साइन होना चाहिए, नल वेक्टर बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है फिजिक्स में इतना चलता है.
सोचना आपको है ना, सोचो। देखें तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। सर वही तो नहीं चलता है, बाकी सब तो ठीक है। लावण्या कह रही है मन मन, यस सर। मुंडी ला रही है। इसका कवर देखा ना। आंसर क्या बेटा, क्या शेर पकड़ लिया क्या? किसका बाल उड़ गया? नीचे से उड़ के ऊपर आ रहे हैं बाल? नीचे का उसने पंखे लगा दिए। जल्दी आंसर बताओ, आंसर आंसर। मेरे हिसाब से आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि पहला ऑप्शन सही है, पहला केस हो सकता है पॉसिबल? सिर्फ एक बच्ची को लगता है? कितना? तो दोनों हाथ करके ऐसे क्यों रहे? सिर्फ एक बच्चे को ऐसा लगता है कि पहला आंसर सही हो सकता है, दूसरा आंसर वाले हाथ उठाएंगे। मल्टीपल करेक्ट है। पहले वाले हाथ उठाएं, पहले वाले हाथ उठाएंगे। अब संख्या बढ़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों का कहना है, एक और बढ़ा दो। दूसरे ऑप्शन वाले हाथ उठाएंगे जिनको लगता है दूसरा ऑप्शन सही है। हाँ मल्टीपल है। एक बे त्रण अने चार, मैं तो गुजराती में नहीं, हिंदी में। दो दो चार, एक 5 6 7 8 9 10 11। तीसरे ऑप्शन वाले हाथ उठाएंगे। तीसरे ऑप्शन में, हाँ उठाओ हाथ, उठाओ उठा, कंटिन्यू रखने हैं जब तक मैं गिन ना लूँ। 1 2 3। क्या बेटा, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा। और ऐसे कितने लोगों को लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर 4 भी सही है? 4 वाले हाथ उठाएंगे। हाँ क्या हुआ? चौथा में कोई नहीं है? हे मेरे प्यारे गधों, क्वेश्चन को पढ़ो। तुमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, मतलब वेलोसिटी दी है कि नहीं दी है? अगर तुमने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी लेके फेंक दिया, अब सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उस पर कोई भी फोर्स लगने वाला, इसका मतलब पहला तो सही है ही, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है, मतलब इस पर एक फोर्स लगना तो तय है, क्यू ई। सही बात है। और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि मैं इसके अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स को ले आऊं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला है तो इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा। खुली बुद्धि? हाँ अभी और खुलेगी, देखते जाओ। तीसरे वाले में सिर्फ 3 बच्चों ने कहा पॉसिबल है, तीसरा वाला बिल्कुल पॉसिबल है। अब देख कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ऐसा कब हो सकता है ये सोचना है। इधर देख, उधर क्या देख रहा है उससे? आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, अच्छा, जानवरों से नहीं करना है। देखो अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पे अगर अपन ऐसा सोचे कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन ने इधर वेलोसिटी दे दी, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब इधर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्यू वी भी हो जाएगा। अपन ने कैसे किया होगा? वी क्रॉस बी किधर आया होगा?
ऊपर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाए तो उस केस में इस पे लगने वाला क्यू ई नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यू वी बी और क्यू ई अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा। तब तो जलेबी बना रहा था जब मैं बता रहा था तब। इस चार्ज पार्टिकल पे अगर वेलोसिटी इसकी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? रंग बदल के बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे नीचे की तरफ क्यू ई लग गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स किधर है? ऊपर। क्यू वी क्रॉस बी कर लिया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया ऊपर। ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो नेट फोर्स कितना हो गया? और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो पार्टिकल सीधा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। चौथे वाले की बात किया जाए, चौथा वाला भी पॉसिबल है। ये तो बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर रख दो, वेलोसिटी भी इसी की डायरेक्शन में कर दो, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। क्योंकि तुमने क्या पढ़ रखा है? मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा ही जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी लगने वाला नहीं है। इसका मतलब ये चौथा भी सही है, मतलब दूसरा छोड़ के पहला, तीसरा, चौथा, चारों पॉसिबल है। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात? अच्छा, अगर इसमें एक क्वेश्चन और, हाँ, शुरू करते हैं आगे। अगली हेडिंग लिखी जाए, अगली हेडिंग लिखी जाए। क्वेश्चंस डायरेक्टली अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करेंगे, है ना? वरना फिर इसमें अच्छे क्वेश्चंस ही हैं, इसमें कोई कचरा क्वेश्चंस है नहीं। अब मैं सिंपल मास देके, वेलोसिटी देके, चार्ज देके, बी देके, रेडियस पूछ लूंगा तो कोई सेंस नहीं ना इस बात का। अगली क्वेश्चन लिख लेंगे, मतलब अगली हेडिंग लिख लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। when current element ideal vector when current element ideal vector is placed when current carrying ideal vector is placed in magnetic field B vector, in magnetic field B vector, ideal vector नहीं जानते क्या? ऐसा गलत सलत क्यों लिख रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ, आइडियल वेक्टर ये हो गया ना, और बी वेक्टर। ये ब्रश वाला तो बढ़िया जुगाड़ है यार, अपन इससे क्यों नहीं लिखते हैं? ये ब्रश तो बढ़िया है, ऐसा लिखना है ना। when current element ideal vector is placed in magnetic field vector, force magnetic force on current element, magnetic force on current element becomes ideal cross B, ideal cross B। ये पता है, ये बहुत बहुत ना ऐसा है। एक मिनट इधर देख लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ जाओगे। जैसे मान लो ये इधर आइडियल वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कोई थीटा है।
अब इस पर अगर अपन फोर्स की बात करें तो आप देखोगे आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो एफ वेक्टर वो इनवर्ड आएगी कि नहीं आएगी? आइडियल क्रॉस बी, राइट हैंड से घुमा के देखो, राइट हैंड देखो सबका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आइडियल क्रॉस बी चल रहा है ना? आइडियल लेना तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख रखा है, आइडियल वेक्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख रखा है अपन ने। अब अगर इतनी सी चीज तुमने सीख रखी है तो फिर आगे देखते हैं। जैसे जब आइडियल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल मतलब एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल मतलब एंगल 180 डिग्री। पैरेलल का मतलब होता है एंगल 0 डिग्री और एंटी पैरेलल मतलब एंगल 180 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सही बात है। इफ आइडियल वेक्टर इज 0 तब भी मैं ऐसा बोल दूंगा कि उस पर लगने वाला जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 0। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? अगर आइडियल वेक्टर 0 हो जाए तभी मैग्नेटिक फोर्स 0 है, और अगर एफ ये मतलब एंगल 0 या 180 हो जाए तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है। लेकिन अगर इस पे जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वो आई डी एल बी साइन 90, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आई डी एल का इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटा एलिमेंट है आई डी एल तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एम को आई डी एल बी साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर क्या? ठीक है, आप लिया होगा, आप रहे। क्योंकि अब मैं तुम्हें ना ये जो डीएल वेक्टर है ना इसके थोड़े से चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। अभी आप लोग इस डीएल वेक्टर के साथ खेलना सीखेंगे। डीएल वेक्टर बहुत ही सही वेक्टर है। इसमें मजा नहीं आ रहा है, लैग हो रहा है। ये बढ़िया है। रुक रहे हैं, देख रहे हैं, अरे यार थोड़ा जल्दी जल्दी छापो। अरे मैं यहीं पे समझा देता हूँ ना। जैसे मान लो ये एक वायर है, इस वायर में मैंने छोटा सा एलिमेंट इधर लिया डीएल, तो अगला डीएल भी इधर ही होगा, अगला डीएल भी इधर होगा, अगला डीएल भी इधर होगा। ऐसे हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? और ऐसे करते करते इस एल लेंथ के वायर की अगर मैं बात करूं तो आइडियल आइडियल आइडियल, तो इस ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो डीएल का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? एल बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स होता है आई डी एल क्रॉस बी। सुनना, इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने पे करंट में तो चेंज हुआ नहीं वायर के, तो इंटीग्रेशन अल्टीमेटली किसका बचेगा? डीएल का। डीएल का कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके एल तक, क्रॉस बी। तो जो फोर्स बचेगा इस पे वो फोर्स अब बन जाएगा आई एल क्रॉस। समझ गया बात? और अगर इसमें भी अगर मान लो थीटा 90 है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर या आइडियल वेक्टर, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना हो जाएगा? आई एल। ठीक है, आसान बात है, इसमें वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं, कुछ समझाने जैसा है नहीं। आप ये
दिख रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़े? नहीं बढ़े? अच्छा, कितने लोग हैं जो अभी इस टाइम पे चल रहे हैं, इसी टाइम पे आएंगे? जो ये टाइम चल रहा है इसी पे आना पसंद करेंगे? ओके। और ऐसे कितने लोग हैं जो वो वाला दूसरा टाइम लेंगे? कौन सा? वेडनेसडे सैटरडे। वेडनेसडे सैटरडे वाले हाथ उठाएंगे। कितने लोग वेडनेसडे सैटरडे में आएंगे? लगभग 12 लोग हैं जो वेडनेसडे सैटरडे में आने की इच्छा रखते हैं। नाइस। ऐसे ही। आइए आगे देखते हैं। तो तुमने अभी ये देखा, एक अछूओ शांत हो जाओ। अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उसकी सिंपल लेंथ ले लेने से काम हो जा रहा है। लेकिन अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन्वर्ट है, तो गौर से सुनना, ये समझाने के लिए। और इस तरीके से एक वायर पड़ा हुआ है। इस वायर को अगर तुम देखो तो इसका इनिशियल पॉइंट ये ए हो गया, ये फाइनल पॉइंट बी हो गया। नाम बी अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी बी है, तो कंफ्यूज मत होना। उस पॉइंट का नाम बी है और इस मैग्नेटिक कुछ और नाम रख दें। नाम में नाम क्या रखा है सर? नाम में क्या रखा है? नाम में कछुआ रखा है, एम नाम रख दिया। अब हमने एक काम किया कि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर अगर छोटा सा एलिमेंट आईडीएल 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 ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो तुमने एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? कि सारे वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए कि पहले वाले की हेड और उससे अगले वाले की टेल इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए, और लास्ट में पहले वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड मिलाती हुई अगर एक वेक्टर बना दी जाए तो उन सबका रिजल्टेंट होती है। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये वाली लाइन है तुम्हारी वो, इसका हम चाहें तो रंग बदल के लाल कर सकते हैं। मतलब ये जो भी लेंथ है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे काम की लेंथ हमेशा वही रहेगी जो ए और एम के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। ये ध्यान रखना, हमेशा क्या रहेगी? ए और एम के बीच का डिस्प्लेसमेंट। मतलब मुझसे कोई पूछे कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन दिस आर्क या दिस वायर सेगमेंट, ऐसा बोल दें, फोर्स ऑन वायर, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए एन। जो फोर्स इस पूरे वायर पर है वही फोर्स इस वायर ए एम पे होगा। इसका रीजन बस इतना सा है कि इट इज बिकॉज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट इज बिकॉज ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैंने शब्दों में लिखा बोल दिया है, आप लोग लिखने की इच्छा रखते हैं क्या, या समझ गए? रीजन समझ में आ गया? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। दूसरा, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और डी एल डी एल डी एल वैक्टर का जो भी नोटेशन होगा वो हम आई इंटू एल लिखेंगे। लेकिन एल वो लेंथ होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके एम तक। तो जो भी जो फोर्स होगा वो इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी, उसमें ये जो वैल्यू होगी वो होगी आई एल क्रॉस बी, और ये जो एल होगा, ये एल होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। ये अपने को मस्त बात पता चल गई। ये अपने को ये समझ में आ गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ये एक सेमी सर्कुलर वायर पड़ा हुआ है। गौर से सुनना, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस रीजन में अंदर दे रखी है एक्सटर्नल। इस वायर में आई करंट जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वायर की जो रेडियस है वो आर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। हमसे पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन दिस सेमी सर्कुलर वायर।
तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना, मुझे इसका इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी ले लेनी है? ये भी आर है, ये भी आर है, तो मेरे लिए जो एल है, इस एल की वैल्यू कितनी हो गई? 2r। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा? आई एल बी साइन 90, क्योंकि लेंथ तो इधर है, कहाँ से कहाँ? ये इनिशियल से लेके फाइनल, डायरेक्शन ध्यान रखना कहाँ से कहाँ है, ए से लेके एम तक, इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, करंट तो आई है ही, लेंथ की जगह 2r और बी की वैल्यू b, तो फोर्स आ जाएगा आपके पास। अब इसमें समस्या पता है क्या है? डायरेक्शन। जरा ए क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी करके डायरेक्शन निकाली जाए, तो डायरेक्शन के लिए हमें, जब हमने फोर्स निकालने के लिए इस वाले वायर को यूज किया है, तो मतलब आंसर सही आया है। तो डायरेक्शन के लिए भी अपन इसी वायर को यूज करेंगे। डायरेक्शन में देखोगे तो तुम्हारे पास इधर आइडियल है, तो आइडियल इधर है, बी इधर है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड। तुमको इसके हर एक सेगमेंट को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है कि इस पे कहाँ पे फोर्स आ रहा है। जैसे मैं पूछूं यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, तो आइडियल क्रॉस बी, वर्टिकली अपवर्ड। समझ गए बात को? तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर मैं इसको आई कैप बोल दूं और इसकी वाली डायरेक्शन को जे कैप बोल दूं, तो किस डायरेक्शन में फोर्स है? जे कैप प्लस, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, एल वेक्टर है 2r आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड है बी माइनस का के कैप। जब आप आई कैप और माइनस के कैप करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? जे कैप। ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या मैं वो भी लिखूं, वो भी लिखूं, वो वाला मेथड भी? नहीं, अगर आप मेथड लिखना चाहो तो मेथड नंबर 2 भी लिख सकते हैं प्रॉपर। मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि हमने एल वेक्टर लिखा, एल वेक्टर मेरे पास आ गया 2r आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई मेरे पास कितनी? बी बट इन माइनस के कैप, क्योंकि वो अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा मेरे पास आई एल क्रॉस बी, जो कि हो जाएगा आई एल की जगह डाल देंगे 2r, बी की जगह डाल देंगे बी, एंड आई क्रॉस माइनस के, इट इज जे। तो आई इंटू 2rb जे कैप। वेक्टर आपको अच्छे से आता होगा, ये मान के मैंने इसको बता दिया है। क्या आपको वेक्टर आता है? आई क्रॉस के माइनस जे होता है, ये बात पता है? भूल गए गधे। आई जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। अब याद आ गया? अच्छा, एक काम करते हैं, इस डीएल 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 को ऐसा करते हैं कि ए और एम अगर एक ही पॉइंट हो जाएं, गौर से सुनना, ए और एम अगर एक ही पॉइंट हो जाए, मतलब इन दोनों को अपन ने पकड़ के मिला दिया, उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी हो गई? एल की वैल्यू जीरो होते ही तुम्हारे पास नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल जीरो होने पर रायता फैल जाता है।
उम्मीद करते हैं आप लोगों ने छाप लिया होगा। अगली लाइन लिखी जाए। अगला एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लिया जाए। इफ अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, if a closed current carrying loop, if a closed current carrying loop is placed in uniform magnetic field, is placed in uniform magnetic field, then net force, net magnetic force on it, net magnetic force on it will be zero. रीजन तुम समझ ही गए। रीजन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर इज जीरो, क्योंकि अपन ने ए एम वायर को मिला के एक ही कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर इज, क्योंकि अपन ने क्लोज लूप बना दिया। क्लोज लूप बनाने का मतलब ऐसा है कि अब ए और इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही हो गए, तो डीएल वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर की। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, बट टॉर्क may not be zero, but torque may not be zero, but torque may not be zero. टॉर्क अभी आगे बताएंगे तब समझ जाएंगे आप। ठीक है जी, चलो अगली हेडिंग, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन current carrying conductors. शुरू करें? चलिए भाई देखिए, देखो मेरे प्रिय भाइयों और भाइयों, बहनें भी, भाई और बहनों, ये हम बात कर रहे हैं लाइक करंट की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं अनलाइक करंट की। जैसे यहां पे करंट अगर, कौन चोट चला रहा, कौन गधा है? पढ़ाते टाइम बात मत किया कर। लाइक करंट मतलब दोनों में डायरेक्शन सेम है करंट की। अनलाइक का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। I1 और I2 इस तरीके का गेम है। ये वायर वन है, वायर टू है, वायर वन है, वायर टू है, दोनों केसेस अपन एक साथ पढ़ के खत्म करते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि ये आपस में एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ सब जगह वैलिड, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से हम एक पर फोर्स निकाल लेते हैं, दूसरे पर उतना इक्वल एंड अपोजिट लग रहा होगा। थोड़ा दिमाग लगा के सोचा जाए कि अगर हम ये देखें कि इस I1 की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो करंट ऊपर जा रहा है तो किधर होगा इधर मैग्नेटिक फोर्स? इनवर्ड होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड ड्यू टू 1, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आइडियल क्रॉस बी, तो इस पर जो फोर्स आएगा इट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। सोच ले, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आइडियल क्रॉस बी, डायरेक्शन सोच, राइट हैंड से करना है। हाँ, आइडियल क्रॉस बी, समझ गया? पिछली क्लास में ऐसा लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन देख रही थी ना, आइडियल क्रॉस बी। अब सेम सिचुएशन हम इस चीज के लिए भी सोच सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ किधर आएगा? ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। बाहर मतलब आउटवर्ड टू द प्लेन, अपवर्ड मतलब मैं ऐसा रखा है, कॉपी अगर ऐसी है तो तुम्हारे लिए अपवर्ड ही होगा। अब मैं इस बोर्ड को तो जमीन पे लेटा नहीं सकता हूँ थोड़ा अजीब हो जाएगा पढ़ाने के लिए, ऐसे तुम सबको ऐसे ऊपर बैठ देखना पड़ेगा ऐसे
तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, आई इधर आइडियल ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो आइडियल क्रॉस भी करेंगे तो किधर आएगा? सबकी डायरेक्शन सही आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू, सारी डायरेक्शन चमक गई। हाथ पर चला के देख लो, सबके सही चल रहे हैं क्या? तुम्हें चलाना नहीं आता हाथ पर? फिर तो बड़ी समस्या है, हाथ पर चलाना सीख लेना, है ना? थोड़ा वीडियो वीडियो है अपनी, देख लेना, उसमें हाथ पर चलाना सिखा दिया है। तुम्हें आता है? तो मैं एक फोर्स को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं फोर्स F1 की बात करूं, तुम लोग इधर नजर बना के रखो को दो। F1 की बात करेंगे तो फोर्स ऑन ट्यू नहीं भाई, फोर्स ऑन टू ड्यू टू। तो इस F और F2 की बात करेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू। तो अपन F1 को लिखने की इच्छा रखते हैं। F1 में बात करेंगे तो इंटीग्रेशन जो करंट होगी वो I2 DL क्रॉस B। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ B1 इंटू साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इस प्लेन में है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने IL भी साइन 90 लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम? यस सर, नो सर? नो सर तो किस सर? तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो ये F1 है, I2 है, DL का इंटीग्रेशन L हो गया, ये हो गया B1। बच्चे वैल्यू लिख सकते हैं। B1 को क्या लिखना चाहेंगे आप? B1 को आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, तो जो कि तुम्हें वैल्यू पता ही होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इनके बीच का सेपरेशन अगर अपन ने D मान लिया तो अपॉन 2 पाई D, और ऊपर जो करंट आएगी वो करंट आएगी वायर 1 की वजह से है, तो 1 आ जाएगी। अरे इस वायर की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड में 1 की वजह से ही आएगी ना। लिखने से ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास F/L की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। ये समझ में आया कि नहीं आया? और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, हालांकि तुम सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके सीधा बोल देता हूँ F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? F2। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तुम पूरा लिखना वरना पता चले बाद में क्या मीनारें बना रखी हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो वायर है इस पे जो लगेगा, ये जो F/L है, इस F1/L को बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तुमको याद रखना है दो वायर हैं, करंट I1 I2 है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 2 पाई D I1 I2, या म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। चमक गई बात? अब देखो अनलाइक करंट होंगे तो फिर ये बिहेवियर कैसे बदलेगा? मैं व्हाइट कलर से अनलाइक वाला दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या अंतर आएगा अगर व्हाइट इसमें अनलाइक में बात करेंगे तो? सिर्फ डायरेक्शन में। तो जगह की कमी को देखते हुए अपन इसको इधर खिसका देते हैं। खिसकेगा क्या? नहीं। इससे खिसकेगा? हाथ से खिसकेगा? ओ, गंदी बात। नहीं, अब मिटा के तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ओ वाह, गंदी बात। ये सब नहीं बनाना है मुझे। ब्रैकेट ब्रैकेट। हम मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, ये एरो भी तो था अपने पास, खिसक गया। अरे चल, सीधा क्यों करना है? दुनिया में जो खराब हो गया सो हो गया।
सही में बहुत टाइम है। ऐसे तो सीखता है आदमी धीमे धीमे। प्रत्युष बता रहा है कम से कम, इसलिए समझ में भी तो आ रहा है बेटा। आओ बातें करें। तो तुम ऐसा चीज देख पा रहे हो कि लाइक करंट हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो लाइक करंट अट्रैक्ट, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा लॉ उल्टा हो रहा है। मतलब पहले क्या होता था, लाइक जो चार्जेस थे एक दूसरे को क्या करते थे, रिपेल। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। मतलब ऐसा है कि दो वायर एक दूसरे पे कुछ इसमें करंट जा रही है, सेम डायरेक्शन में, पता चले दोनों वायर आपस में चिपक गए। ऐसा हो सकता है, लेकिन फोर्स हालांकि बहुत कम होता है, इसकी वजह से ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। या तो फिर करंट बहुत ज़्यादा भेज दो तो कांड हो जाएगा। ये डी दूरी है। अब वापस से समझें सफ़ेद कलर से। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर इधर किधर आएगा, इनवर्ट। सही बात है। और इसकी वजह से भी किधर आएगा, इनवर्ट। बहुत बढ़िया। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इनवर्ट। और ये वन की वजह से हो गया। सही बात है। जरा आइडियल क्रॉस भी करके बताओ डायरेक्शन। आइडियल क्रॉस, तो इस वाले पे तो इधर आ गया फोर्स। आइडियल क्रॉस, अच्छा इन अंदर है आइडियल, अच्छा इधर है। हाँ तो आइडियल क्रॉस बी, मैंने डायरेक्शन गलत समझाई। आइडियल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आइडियल क्रॉस बी, तो इधर फोर्स आ गया। और इस वाले पे देखेंगे तो आइडियल क्रॉस बी, इस पे फोर्स इधर आ जाएगा। अब आप लोग अपने हाथ पर चला के देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। देख ली, चला के देख लिए। जिसके हाथ पर नहीं चल रहे वो हमसे संपर्क करे। नहीं चल रहे, चलाओ। कौन से वाले पे, I1 पे I2 पे? मेरे को तो है? बताओ, इसमें चला के देखो। क्या I1 वाला अंदर कैसे जाएगा? आइडियल, ये बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो आइडियल क्रॉस भी। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो ये करंट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर ये पाम बाहर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही तो आएगा यहाँ। अंगूठे को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो पाम बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर अगर ये ऊपर जा रहा है तो अंगूठे को यहाँ रखा, तो इस साइड जो था ये पाम है किधर है, बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही तो है दीदी। तो आ गया समझ में? चलो भाई, ये चमकी बात। इससे इस कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि इस डायरेक्शन से क्या इस कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? कैलकुलेशन तो अभी भी F1 को तुम क्या लिखोगे, F1 को यही लिखोगे, आई डी एल क्रॉस बी। और अभी भी ये I2 है, ये लेंथ L है, B की जगह तुम 1 की वजह से, मतलब म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। तो F बाई एल तो अभी भी तुम्हारे पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd आ रहा है। सही बात है। तो इससे ये चीज समझ में आ रही है कि करंट पर यूनिट लेंथ दोनों ही केस में सेम है, लेकिन बस ये है कि लाइक करंट्स अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक करंट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। बस ये ध्यान रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है, बाकी छाप लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर इन दोनों वायर को ऐसे रख दिया जाए और इसमें करंट अगर एक दूसरे के अपोजिट फैलाई जाए, तो ये ऊपर वाला वायर हवा में स्टेबल हो सकता है। और हवा में स्टेबल होने के लिए इसमें ऊपर लगने वाला एफ एम शुड बी इक्वल टू एम जी होना चाहिए। इसी को मैं समझा रहा हूँ कि जैसे एफ एम को तुम क्या लिखोगे, करंट पर यूनिट लेंथ तुमको पता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, इनके बीच की दूरी को अपन डी मान लेते हैं। सही बात है। ये करंट पर यूनिट लेंथ है, तो अगर मैं इससे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स आ गया। सही बात है। ऐसे ही अगर इसकी जो मास है, मास को मैं लिख दूं मास पर यूनिट लेंथ इनटू जी।
तो इसका मतलब लैम्डा मैंने माना है मास पर यूनिट लेंथ। कितनी बात चमक गई? दोनों तरफ से एल और एल कट गया, तो तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया कि म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी शुड बी इक्वल टू लेमडा जी। ये याद नहीं रखना, एक्चुअली ये जेई का क्वेश्चन है। तो ऐसे मजे मजे में मैं कराता रहता हूँ, तो मैं बताता नहीं हूँ। मैंने इसको थ्योरी के तौर पे तुमको लिखा दिया है, ठीक है? नीट में भी आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। एक नीचे वाला वायर फिक्स है, ऊपर वाला वायर मूवेबल है, तो बताओ किस पर्टिकुलर डिस्टेंस या किस पर्टिकुलर करंट, कोई भी पूछ लेता है इसमें से। क्या हो गया बेटा? देविका, है ना? हाँ, V2 बाहर क्यों आएगा? यहाँ पर देखेंगे तो करंट नीचे जा रही है, तो इसकी वजह से अंदर ही तो होगा, आया ना? मतलब अगर अपन एक कोई भी लूप को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर फोर्स कितना होगा? 0। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ऐसा होने वाला, हो सकता है कि ना हो सकता है हो जाए, फिर वो डिपेंड करेगा कि आखिर वो वेरी किस तरीके से कर रहा है। ओके, समझ गई बात? आप लोग और पढ़ने की इच्छा रखते हैं? क्या आप लोग और पढ़ने की इच्छा रखते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि नहीं अभी सर 10-15 मिनट तो और पढ़ा ही सकते हो? कितने लोगों को लगता है कि सर अभी थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए? बस 3 लोगों को? 4-5 लोगों को बस? चलो, और भाई शाबाश, दैट्स माय बॉय। हाँ, लिख लो लिख लो। हाँ, इस बार मेजोरिटी को देखूं, मेजोरिटी क्या कह रही है? मेजोरिटी क्या कह रही है? मुझे ना, मैं सिर्फ एक बात लिखा के खत्म करता हूं, बस मुझे लिखाना है कि एक चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नहीं नहीं, बस एक स्लाइड होगी ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट। हाँ, फिर अपन खत्म कर देंगे तुरंत। फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, और फिर उसके बाद मूविंग कॉइल 11 मीटर पढ़ के अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। संडे का टेस्ट अभी थोड़ी है, हा? इस संडे फिजिक्स का थोड़ी है। अरे यार, अभी मैंने नहीं सोचा है। हाँ, ये तो आएगा। ठीक है, भोले बच्चे। लिखा जाए अगली हेडिंग, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, हेडिंग मैं बता रहा हूँ। हेडिंग है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस। ठीक है, बताना है क्या? एक्चुअली ये पढ़ के ना टॉपिक खत्म ही हो जाएगा, फिर इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है मुझे। ये पूरा आधा बीच में लटका के कोई फायदा नहीं है। अरे ये 90% कंप्लीट हो चुका है देवी। ए रो मत, देखो करंट का मतलब होता है चार्जेस का मूव करना। चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रही है। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि हमें सिर्फ एक चार्ज को ही मूव कराना है, कोई स्ट्रीम ऑफ चार्जेस नहीं है, जब स्ट्रीम ऑफ चार्जेस फ्लो करती है तो उसे करंट कहते हैं। सिर्फ एक चार्ज है जो मूव कर रहा है,
इसका नाम Q1 रख देते हैं, इसका नाम Q2 रख देते हैं। दो चार्जेस मूव कर रहे हैं और दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनकी स्पीड भी। आपस में एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाएंगे इसके बारे का ये डिस्कशन है हम लोगों का। तो एक बात है कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो फोर्स होगा Q1 ड्यू टू E2 एंड इधर लग रहा होगा Q2 इंटू E1। मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्या बताने की ज़रूरत है? ये बोलना है यार, यस सर नो सर। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बात बताने की जरूरत नहीं, ये बात आपको पता है। गेम की शुरुआत है यहाँ से कि इनके बीच का सेपरेशन D है और ये इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो बताओ ये एक दूसरे पर क्या फोर्स लगा रहे होंगे? तो देखो यार, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ ये थी कि फोर्स होता है आई डी एल क्रॉस बी, यही तो फंडामेंटल है, ठीक है। अब आई को मैं क्या डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, आया ना? आई को डी क्यू बाई डी टी ये हो जाएगा डी एल क्रॉस बी। तो ये डी क्यू का इंटीग्रेशन, या डी क्यू को एज इट इज छोड़ दो, डी क्यू डी एल बाई डी टी कैन बी रिटन एज वी, तो ये बन जाएगा वी क्रॉस बी। और डी क्यू का इंटीग्रेशन बन जाता है क्यू, तो बन जाता है क्यू वी क्रॉस बी। ये अपन पढ़ा चुके हैं, ये फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पे क्यू वी क्रॉस बी। आज तुमको समझ में भी आ रहा होगा कि कहाँ से आया होगा, किस तरीके से आया होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, बोर्ड वोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो इस तरीके के सिचुएशन में हमसे ये जानने की इच्छा है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ पे इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले तो ये पता कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे कैसे? जैसे ये चार्ज Q2 है, ये पक्की बात है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसकी जो करंट होगी वो ऊपर ही जा रही होगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं बोल दूंगा कि Q2 V, ए चौंच बंद कर, Q2 V B1 इंटू साइन 90। B1 क्या था? इसकी वजह से यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहा हो B1, इसकी वजह से जो भी यहाँ पर रहा हो उसको अपन ने बोल दिया, ठीक है। कोशिश करो समझने की। तो ये हो जाएगा आपके पास Q2V B1, और यहाँ पर ये Q2 है V। अब B1 की वैल्यू क्या रखोगे? तो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो तुम थोड़ा सा और बेसिक पे जाओगे तो तुमको याद आ रहा होगा, पता है तुमको क्या? चार्ज की वजह से जब तुम लिख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड dB बराबर वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ वही जानना चाह रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझ गए बात को? तो dB की वैल्यू यहाँ चिपका दो और सीधा आंसर ले आओ। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर जो तुम्हारे पास आइडियल क्रॉस बी है, इस आइडियल क्रॉस बी को एज इट इज यहीं पे आई की वैल्यू को डी क्यू बाई डी टी लिखो, डी एल बाई डी टी को भी तुमने यहाँ पे भी लिख दिया तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, बी वन की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसी मेथड से करते हैं, ये हो जाएगा आई डी एल। यहाँ पर थीटा किसके बीच में था? आइडियल और आर के। आइडियल तुम्हारा ये है, आर तुम्हारा इसके इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q2V म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स आ गया, ठीक है। इसे डी आर कहाँ है? अच्छा आर की वैल्यू, हाँ आर यहाँ पर डी है तो इसको डी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सही बात है, क्योंकि आर की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर अपन ने डी मानी है। ये आप छाप लीजिए, बोर्ड के लिए काम का नहीं है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। होमवर्क आपको हम आपके ग्रुप में भेज देते हैं।
एक चीज और कर सकते हो इसको, और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे इसको, अगर फॉर्मूले मैं लिखना चाहूँ तो फॉर्मूले के तौर पे भी लिख सकते हैं वैसे। मतलब अगर कोई और ज़्यादा लिखने की इच्छा रखता है तो भी लिख सकता है ऐसे, जैसे फोर्स है ना, ये Q2V म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। इस I को क्या मैं dQ/dt लिख सकता हूँ? और ये ध्यान रखना, ये जो करंट है ये ड्यू टू 1 की वजह से, तो अगर ये 1 की वजह से तो इसको I1 लिख दो, तो ये हो जाएगा dQ1/dt इंटू DL अपॉन डी स्क्वायर, तो हो जाएगा Q2V म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dQ का इंटीग्रेशन Q1 हो गया एंड DL/dt अगेन V हो गया, तो V/d स्क्वायर। तो फॉर्मूला यही बन जाता है F इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूले के तौर पे बन जाता है। काम का नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं आएगा, बस क्वेश्चन कभी आ जाए तो ऐसा दिखता है। 2 लाइन और लिख लो बस, ठीक है। बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बोर्ड के लिए पहले वाली चीज़ यूजफुल है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये जेई नीट के लिए है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, हाँ, क्योंकि 1 में करंट जा रही है तो उसको Q1 के तौर पे ही तो लिखूंगा। नहीं, वो करंट कंडक्टर के अंदर होता है बेटा, वो जब तुम कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हो ना तब बात कर रहे हैं, हम कंडक्टर के बाहर खेप की बात कर रहे हैं। किसी के मन में कोई डाउट? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, होमवर्क ग्रुप में मिल जाएगा आपको।